कूली माँ की अफसर बेटी। रमेश को 2 दिनों से बुखार आ रहा था, फिर भी वो तीसरे दिन सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम किया करता था। उसका काम बहुत ही मेहनत वाला था। पूरे दिन में न जाने उसे कितने किलो वजन अपने सर पर लेकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद किसी तरह उसके घर की रोटी चलती थी। उस दिन वो काम पर जा रहा था तो उसे उसकी गर्भवती पत्नी शीला उसे काम पर ना जाकर आराम करने को कहती है, क्योंकि उसे 2 दिनों से तेज बुखार था। अरे तू काहे फिक्र करती है, हम ठीक है एकदम। हाँ कहाँ ठीक है जी, 2 दिन से आपको तेज बुखार था। अरे अब नहीं है बुखार, ये ले हमारा सर छू कर देख ले। ये कहकर रमेश ने शीला का हाथ अपने सर से लगा लिया। हो गई न तसल्ली, नहीं है बुखार। देख शिल्पा, अभी पैसों की बहुत जरूरत है हमें। अगर मैं इस तरह घर बैठा रहा तो फिर जल गया काम। आखिर रमेश काम पर चला ही गया, लेकिन शीला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार रमेश को जीवित देख रही है। असल में रमेश को बुखार भले ही नहीं था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत थी। लेकिन जब ट्रेन की आने की सूचना हुई तो वो भागकर प्लेटफॉर्म पर गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आ रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो पटरी पर गिर पड़ा। पल में सब कुछ बदल गया। रमेश ट्रेन के नीचे आ गया, उसकी मौत हो गई। शीला को जब पता लगा तो वो रोते रोते स्टेशन पहुंची। ये क्या हो गया जी, किसके भरोसे छोड़कर चले गए? किसके भरोसे? भगवान के लिए आप वापस आ जाइए। वापस आ जाइए। अचानक शीला के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। वो स्टेशन पर ही दर्द से तड़पने लगी। रमेश का दोस्त राकेश उसे अस्पताल ले गया। राकेश शीला को अपनी बहन की तरह मानता था। डॉक्टर ने शीला की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया और ये भी कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और उसने कहा कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। कुछ दिनों बाद शीला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। उसका तो जीने का सारा मकसद ही खो गया था। वो सारा दिन घर में भूखी प्यासी पड़ी रहती और पागलों की तरह रोती रहती। एक दिन की बात है, रात के 10 से 10:30 बज रहे थे। शीला ने तय कर लिया कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी। पास वाली नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगी। ये सोचकर वो घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो काफी दूर निकल आई थी। सड़क लगभग सुनसान ही थी। तभी उसके कानों में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। अरे ये किसके बच्चे की रोने की आवाज है? शीला ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसी ढेर पर एक लाचार बच्ची कपड़ों में लिपटी पड़ी थी और वो लगातार रोई जा रही थी। शीला भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। बच्ची उसके सीने से लिपटकर चुप हो गई। शीला को तो ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों पहले भगवान ने उसका बच्चा छीन लिया था। उन्होंने उसे वापस कर दिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें कौन यहाँ छोड़ चला गया? काश कि वो छोटी बच्ची बता पाती कि उसके साथ ऐसा करने वाले कौन है। काश वो बता सकती कि लोग लड़की को पाल नहीं सकते तो उसे पैदा क्यों करते हैं, और अगर पैदा करते हैं तो उसे कूड़े में क्यों छोड़ देते हैं। भले ही इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन शीला को अचानक जीने का मकसद मिल गया था। शीला उसे अपने घर ले आई। अरे घर में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मैं राकेश भैया से थोड़ा दूध मांग के लाती हूँ। शीला राकेश भैया के पास से थोड़ा सा दूध मांग कर लाई। उसने ये भी तय कर लिया था कि वो अब काम करेगी, क्योंकि काम करेगी तभी तो वो अपना और अपनी नन्ही बच्ची जिसका नाम सीता रखा था उसका ध्यान रख पाएगी। कुछ दिनों पहले रमेश जिस स्टेशन पर कूली का काम किया करता था, उसी स्टेशन पर कूली औरत को देखकर सभी आश्चर्य में थे, जिसने नवजात को अपने पीठ पर बांध लिया था। वो औरत और कोई नहीं शीला थी। ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई। शीला भागी भागी ट्रेन के पास पहुंची। एक लेडी पैसेंजर जिसके पास बहुत सामान था, शीला उसके पास जाकर बोली, कूली चाहिए मेम साहब। इतना सामान तुम उठा पाओगी?
अरे मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बोझ उठाए हैं कि ये बोझ तो कुछ भी नहीं। ये कहकर शीला ने उसका सामान अपने सर पर रखा और चल पड़ी। उस दिन उसके जीवन का नया अनुभव भी था और एक नया सफर भी। शीला खूब मन लगाकर काम करती, हालांकि कभी कभी वो थक भी जाती थी, लेकिन सीता के लिए वो फिर से खड़ी हो जाती और काम पर लग जाती। धीरे धीरे सीता अब बड़ी हो रही थी। शीला ने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में दिला दिया। एक दिन शीला जब अपने घर पहुंची, तब सीता जाकर उसको लिपट गई और उससे कहा, मामा मुझे आपको एक चीज दिखानी है। तभी सीता ने एक बहुत बड़ा सा अवार्ड अपनी माँ को दिखाया जो उसे स्कूल से मिला था। अरे वाह 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 मेरी बेटी, स्कूल से मिला तुम्हें? हाँ माँ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये तो बस सीता की शुरुआत थी। एक बार इनाम मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेज, हर जगह सीता ने शीला का नाम रोशन किया। सीता को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन वो चिंता में थी कि वो कैसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए जाएगी, क्योंकि उतने पैसे जो नहीं थे। अरे तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, तेरी माँ है ना, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब तू अपनी माँ पर छोड़ दे। शीला को कुछ पैसे ब्याज पर लेने पड़े। उसने उन पैसों से सीता को आगे के पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शीला अब और भी ज़्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सीता को किसी बात की कोई कमी ना हो। सीता ने भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आई। बाद में वो नौकरी की तैयारी करने लगी। उसके मेहनत का फल भी उसे मिल गया। वो रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में हो गई। लेकिन उसने वो बात अपने माँ को नहीं बताई और ट्रेन से सीधे अपने घर चल पड़ी। उसकी ट्रेन ठीक समय पर प्लेटफॉर्म पर आई। सीता अपने सामान के साथ गेट पर आई। सीता को रिसीव करने 2 से 3 असिस्टेंट भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। शीला हमेशा की तरह दौड़ती हुई ट्रेन के पास गई और अपने चिर परिचित अंदाज में बोलने लगी, कुली कुली कुली, मेम साहब कुली चाहिए क्या? अचानक शीला की नज़र गेट पर खड़ी सीता पर गई। उसके असिस्टेंट मैडम मैडम कहते हुए उसके पास आकर खड़े हुए। शीला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इधर सीता का ध्यान अपनी माँ पर था। वो शीला के पास गई और उसके पैर छू लिए। दोनों के आंखों में आंसू थे। सीता के सारे असिस्टेंट शीला को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि ये कूली कौन है जिसके पाँव उनकी मैडम छू रही है। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चल गया कि वो कौन है, जब सीता ने शीला को माँ कहकर पुकारा। बेटी ये लोग कौन हैं और ये तुम्हें मैडम मैडम कह के क्यों बुला रहे हैं? माँ मैं अफसर बन गई हूँ, अफसर। हे भगवान, आज मेरी सारी तपस्या का फल तुमने मुझे दे दी। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं माँ। काश कि मैं तेरे सारे कष्ट ले पाती। पता है माँ, मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसी माँ मिले। मुझे भी तेरे जैसी ही बेटी चाहिए सीता, बिल्कुल तेरे जैसी। सीता ने शीला का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि बिना उसके कठिन परिश्रम के ये सब संभव ही नहीं था। रेखा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। रामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे राजू के साथ मैके रहने आई हुई थी। राजू, इतना दौड़ा दिया है कि थक गई हूँ बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खा लो। भारती बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये तुझे उतना ही तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना दौड़ूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या संतोष का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुँच रही हूँ। रेखा के पति संतोष का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रेखा अस्पताल पहुंचती है। भारती बहू, डॉक्टर ने कहा है कि संतोष के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है।
माँ, मैं और पूजा जरा घर जा रहे हैं। राजू घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग तलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे, वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे पूजा, तुम देखती जाओ, उन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। रेखा और उसकी सास संतोष को घर ले आते हैं। अगले दिन माँ, मुझे नहीं लगता कि संतोष कोई काम कर पाएगा और ना कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पाल पाऊंगा। विनय, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान और कोई दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की दुकान है। मैं कब तक किराए भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। विनय, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई के मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है और तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना आप सब जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। विनय, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन रेखा सबके साथ अपने माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम पास में यहीं कहीं कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। रेखा 1300 रुपए महीने का एक किराए का कमरा लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन माँ जी, राजू माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, संतोष की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। रेखा बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी हुई थी। क्या करूँ, मुझे कमाई का कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना होगा। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। संतोष का लौकी खाने का मन था। सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये 1 लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, तुमने ये तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा है मैडम जी। भारती तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रहती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? भारती को बोलता देख लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर ठहरे सारे लोग उससे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों सुधीर, क्या हुआ और इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर धोखाधड़ी करके सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत सुधीर, तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है? मैं चाहूँ तो तुझे अभी हटा सकता हूँ। माफ कर दो किशोरी सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते रेखा की आंखें भर आती है। तभी चिंता और परेशानी से उसे दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास भीड़ जमा हो जाती है। अरे इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किशोरी सेठ कुछ लोगों की वजह से रेखा को अस्पताल ले जाता है। रेखा रास्ते में ही अपने घर का पता किशोरी सेठ को बता देती है। किशोरी सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। रेखा को एक बेटी पैदा हुई है। वहीं किशोरी सेठ को पता चलता है कि रेखा का पति संतोष अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है।
किशोरी सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरे अपनी बहन जैसी हो। रेखा घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद किशोरी सेठ उसके घर आ जाता है। भारती बहन, तुम अपने लिए काम के लिए बोल रही थी। मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितने भी सब्जी की दुकानें हैं, उनका हिसाब और देख रेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, संतोष देखो, भगवान ने किशोरी सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद की है। रेखा के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है क्या नहीं। किशोरी सेठ भी रेखा की मेहनत को गौर करता था। रेखा के आ जाने से किशोरी सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो संतोष भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारे प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। रेखा को किशोरी सेठ के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद रेखा सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर रेखा एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने लगी।